नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल उर्मिला IAS अकेडमी में मुझसे जुड़े हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो भी बोल लीजिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोल लीजिए, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, ये इंडिया के किसी भी परीक्षा में जहाँ पे जनरल स्टडीज पोर्शन को पूछा जाता है, वहां पे कम से कम इस चैप्टर से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। JSSC, JPSC, तमाम परीक्षाएं जो भी हैं, BSSC, BPSC, जहां आप चले जाएं, इस टॉपिक से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम दो क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से आपको पूछे जाने हैं। इस लिहाज से देखें तो यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप तमाम विद्यार्थियों से अपील इसको शुरू करने से पहले कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत फ्रैंकली आपको बता दूं कि मेरी इच्छा यह है कि मैं इस चैनल को हज़ारों लोगों तक पहुंचाऊं, और मेरी इस इच्छा को पूरा करने में जो कुछ हो सकता है, अगर आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं, मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरी कहाँ कमियाँ हैं, तमाम चीज़ें मैं उन तमाम चीज़ों का स्वागत करता हूँ। आप अपने स्तर से भी मुझे मदद कर सकते हैं। प्लीज़ आप सबसे अपील कि आप उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपके सामने ला सकूं चीज़ों को, और इम्प्रूवमेंट हो सके। देख सकते हैं आप, ये हमारा उर्मिला क्लासेस, हमारा एक एजुकेशनल ऐप, इसमें आप ऑनलाइन हमारे साथ दूर दराज बैठे जुड़ सकते हैं। ये हमारा लोगो, आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो। और इस वक्त अभी एक कोर्स चल रहा है झारखंड GS का, तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम फीस पे। और ऑल टॉपिक्स कवर्ड इन डेप्थ, बहुत गहराई में जाकर के सारे टॉपिक को हम यहाँ पे आपके सामने कंप्लीट करते हैं। मेरा अपना जो स्लोगन है इस यहाँ पे कि हम आप पर आपसे अधिक मेहनत करते हैं, और हम अपनी गुणवत्ता के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आपके स्लाइड में आपको दिख रहा होगा पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, सबसे पहले टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, मतलब लोकल गवर्नेंस। ठीक है ना। लोकल गवर्नेंस का मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना, टू एंश्योर द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पे दो शब्द आता है। विकेंद्रीकरण सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए ये एक प्रशासनिक संरचना है, ठीक है ना। तो जब ऊपर से शक्ति का नीचे में ट्रांसफर करते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को आप विकेंद्रीकरण कहते हैं। और जब नीचे की जो संस्थाएं, ये जो संस्थाएं जहां पे शक्तियों को दिया गया, वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुन करके आती हैं, यानी निर्वाचित होकर के जनता उसको बनाती है, तो इस पूरे प्रोसेस को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल पंचायती राज है। पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं वो लोगों के द्वारा चुनी हुई भी हैं, और ऊपर से जो भी राज्य की जो ताकतें हुआ करती थी, शक्तियां हुआ करती थी, उसी को पंचायतों को ट्रांसफर भी किया गया, यानी शक्ति ऊपर से नीचे ट्रांसफर भी हो रहा है। इसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, तो लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे। अब भारत में पंचायती राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि प्राचीन काल से यह कंसेप्ट रहा है भारत में। आप पंचायत शब्द जो है वो बहुत पुरानी है, राइट। दूसरी बात आपको पता है, स्थानीय स्वशासन के मामले में चोल साम्राज्य जो है वो विशेष स्थान रखता है भारत के प्राचीन इतिहास में, ये भी आप जानते हैं। और आप आगे बढ़ जाइए तो 1870 ईस्वी में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की शुरुआत की गई। इस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मेयो। और प्रशासनिक दक्षता हेतु, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए शहरी नगर पालिकाओं में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको शुरुआत की गई। ये 1870 की बात है। और 1882 में आकर के रिपन ने एक प्रस्ताव लाया जिसको भारतीय स्वशासन की संस्था का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यहाँ मैग्ना कार्टा कहने का मतलब एक इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट
जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े परिवर्तन को संभव बनाती है। तो याद रखिएगा, ये रिपन प्रस्ताव को भारतीय स्वशासन की संस्था का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1882 में यह प्रस्ताव लाया और इसीलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कई बार लॉर्ड रिपन को भी कहा गया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 है ना, इसको आप मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हो, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हो। जब मोंटेग्यू भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड भारत के क्या थे, तो गवर्नर जनरल थे। इन दोनों ने मिलकर के कुछ सुधारों को ड्राफ्ट किया और उसी को कानूनी रूप दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 में। और इसमें या ये भारत शासन अधिनियम 1919 किस लिए फेमस है जी, तो क्योंकि इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में, आपको याद होगा, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई थी। द्वैध शासन कहने का मतलब दो अलग अलग बिंदुओं से शासन होना, ठीक है ना। यानी प्रांतीय विषयों को दो भाग में बांट दिया गया था, रिजर्व सब्जेक्ट्स यानी आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, याद रखिएगा। तो इस वक्त इस अधिनियम में क्या किया गया, पंचायतों को हस्तांतरित विषय के रूप में शामिल किया गया, यानी इसे प्रांतीय प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स माना गया। और वर्तमान में भी भारतीय संविधान में पंचायतों को राज्य सूची में ही शामिल किया गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद भारतीय संविधान जब बना तो अनुच्छेद 40 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 भारत के संविधान का भाग 4 है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और ये गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व है। यानी पंचायतों का बहुत बड़े समर्थक थे महात्मा गांधी, तो गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व के तौर पर अनुच्छेद 40 को देखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आज तक प्रश्न पूछ चुका है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो पंचायती राज संस्थाओं के गठन से संबंधित है। इसके बाद कुछ और बातें जान जाइए कि 2 अक्टूबर 1952 को हमारे यहाँ एक फोर्ड फाउंडेशन एक संस्था है, इसकी मदद से सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और यह स्वतंत्र भारत की पहली अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम था, याद रखिएगा। फिर 2 अक्टूबर 1959, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान नागौर जिला में पहली दफा पंचायती राज संस्था का शुरुआत होती है नेहरू जी के द्वारा। फिर 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में हुआ, यानी दूसरा राज्य राजस्थान के बाद कौन था जिसने पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित किया, आंध्र। फिर 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, 62 में महाराष्ट्र एटसेट्रा, कई जगहों पे आपको पंचायती राज संस्थाएं मिलेंगी। फिर पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित देखिए प्रमुख समितियां, देखिए पंचायती राज संस्थाओं, ये संस्थाएं यूं ही नहीं बन गई, इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है। आपको मैंने अभी बताया कि जब 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ना, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक तरीके से पूर्णतः असफल कार्यक्रम घोषित किया गया। ये पूरी तरीके से असफल हो गया और इसकी असफलता पर समीक्षा हेतु, याद रखिएगा, समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसको कहा गया बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना। इसको क्या करना था, तो ये जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो विफल हुआ उसके पीछे के कारणों को तलाशना था। बलवंत राय मेहता ने यह कहा कि भारत में एक जबरदस्त वीवीआईपी स्ट्रक्चर गांव के लेवल पे बना हुआ है। अगड़ी जातियों का और कुछ एक बड़ी जातियों का क्या है, दबंग लोगों का एक बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो वाकई में जो लाभार्थी हैं, जो जेन्युइन बेनिफिशियरी हैं, उन बेनिफिशियरीज तक आपके स्कीम के से रिलेटेड जो लाभ पहुंचना चाहिए था वो लाभ वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने एक सुझाव दिया था, बलवंत राय मेहता समिति कमेटी देख रहे हैं आप, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया और ये भी बोला कि ये जो पंचायत होंगे वो लोकतांत्रिक होंगे, यानी इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। और ये जो पंचायत होंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो 3 अलग अलग स्टेज का होगा, 3 अलग अलग स्तर का होगा। और ये 3 स्तर क्या क्या होंगे, तो विलेज, गांव, है ना, फिर प्रखंड और फिर क्या, जिला। और वर्तमान में जो आपको पंचायती राज व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो भी त्रिस्तरीय ही है। और इसीलिए बलवंत राय मेहता को भारत में स्वशासन का स्थानीय स्वशासन का जनक
इसके अलावा भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं का शिल्पी, भारत में पंचायती राज संस्थाओं का वास्तुकार, बहुत सारे चीज इनको कहा गया और इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे गए। क्लियर यहां तक। अब देखिए अगली समिति जो बनती है वो 1977 में बनती है। 1977 यानी 20 साल का एक फर्क आपको नजर आएगा। एक्चुअली इतने दिनों तक फिर पंचायती राज संस्थाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे मैं कुछ आपको कारण बता सकता हूं। जैसे 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। इसके अलावा आप सबसे पहले तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। इसके अलावा आप चले जाएंगे 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, ठीक है ना। क्या क्या हो रहा है देख लीजिए। इस बीच 1962 तो इंडिया चाइना वॉर, 1965 तो इंडिया पाक वॉर, 1966 बहुत बड़ा अकाल इस दौर का। आप समझिए भारत खाद्यान्नों के लिए दूसरे देश पर आत्मनिर्भर था। और आप देखे होंगे इसीलिए 1966 से 69 तक हमने किसी प्रकार की पंचवर्षीय योजना नहीं लागू किया और हरित क्रांति जैसे कार्यक्रम को इस दौर पर लाया जाता है। फिर आप आगे बढ़िएगा तो लगभग मान के चलिए कि ये आपको दिखाई देगा कि 1972 में फिर इंडिया पाकिस्तान 1971 में इंडिया पाक वॉर नजर आएगा। 1975 में आते आते आपको इमरजेंसी जैसी चीजें नजर आएंगी और इन तमाम चीजों की वजह से लगभग 15 से 20 साल, है ना, 15 से 20 ईयर्स लगभग पंचायती राज संस्थाओं का जो विकास होना चाहिए था वो बाधित हो गया। और अब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में, याद रखिएगा। और अशोक मेहता समिति के बारे में एक बात आप जान जाइए कि इसने 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात की थी। 2 स्तरीय पंचायत, राइट, याद रखिएगा। दूसरी बात, इन्होंने दलीय आधार पर चुनाव के बारे में भी बात किया था, पंचायत चुनाव, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये मामला जब राजीव गांधी जी सरकार बनते हैं तो इन्होंने पी नहीं बल्कि जी, एक GV राव समिति 1985 में बनाया। फिर 1 साल के बाद LM सिंघवी समिति 1986 में बनी। फिर PK थुंगन समिति आपको 1988 में बनी। फिर इसी तरीके से VN गाडगील समिति बनी, सादिक अली समिति बना। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि अगर ये LM सिंघवी और PK थुंगन इन दोनों ने जोर दिया था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। याद रखिएगा प्रश्न पूछता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस समिति के सुझाव पर दिया गया, तो LM सिंघवी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, है ना। तो याद रखना इन सब चीजों को। 88 में आपको पता है 88 में PK थुंगन समिति बनी। इसके जस्ट बाद आप इसके बाद देखिए क्या कहानी होता है। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास, 88 में वो PK थुंगन समिति बनी, उसने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। और 1989 में राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन लाया। आप 73वां संविधान संशोधन तो जानते हैं, लेकिन इसके पहले एक और प्रयास किया गया था राजीव गांधी जी के द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया किंतु राज्यसभा में ये पारित नहीं हो सका, इसलिए ये बेकार हो गया। लेकिन फिर भी एक प्रश्न एक बार BPSC ने एक बार पिछले वर्षों में 2-3 साल पहले एक प्रश्न पूछा कि 73वां संविधान संशोधन के पहले किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रयास किया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है। 64th में भी ट्राई किया गया था। फिर 1992 में राजीव गांधी के डेथ के बाद आपका PV नरसिम्हा राव यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं। एक बड़ी ही सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भी छवि है और बड़ी अच्छी उनकी भी विल पावर, एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री, ठीक है ना। इन्होंने लाया 73वां संविधान संशोधन विधेयक। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा पारित करता है, 23 दिसंबर को राज्यसभा ने पारित कर दिया। फिर 17 राज्यों की विधानसभाओं ने भी इस पर मुहर लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति का इसमें हस्ताक्षर हो गया और 24 अप्रैल 1993 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना है।
पंचायती राज डे के रूप में हमें मनाते हैं, याद रखना है। तो 24 अप्रैल 1993। देखिए 24 अप्रैल दो संदर्भों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो 24 अप्रैल आपने देखा 1993 तो पंचायती राज दिवस के रूप में, एक 1973 भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है 24 अप्रैल। क्यों? भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भारतीय पॉलिटिकल हिस्ट्री का वो है केशवानंद भारतीवाद, है ना, जिसमें केशवानंद भारतीवाद याद होगा आपको, ये जिसपे बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका टॉपिक भी है एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी संविधान की आधारभूत ढांचा का जो सिद्धांत है इस पर थियरी आया, याद रखिएगा। और इसको लाने वाला कौन था? तो इसी केस के जजमेंट के तौर पर इसको डाला गया था और वो 24 अप्रैल 1973 को आया था। इसलिए 24 अप्रैल दो संदर्भों में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है ना। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे पंचायती राज व्यवस्था ही 73वां संविधान संशोधन आप देख सकते हैं, अधिनियम 1992 में आया। इसमें इसके तहत पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। इसके अलावा 24 अप्रैल को इसे लागू कर दिया गया। इसको पंचायती राज दिवस के रूप में इस दिन मनाया जाने लगा। इस अधिनियम के तहत भारत के संविधान में एक भाग 9 जोड़ा गया, जिसका टाइटल क्या है? तो पंचायत। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए जो 243 से 243 ओ तक है, यानी 243 to 243 न तक है, ठीक है ना। और इसी अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें 29 ऐसे विषयों का जिक्र है जो पंचायतों या पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र के तौर पर माने जाएंगे। तो कई बार यह प्रश्न बनता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय का जिक्र है? तो 29, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इट इज, राइट। तो अब हम लोग, मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए अब, ठीक है ना। आप देख सकते हैं विभिन्न आर्टिकल के जरिए इसमें लाया गया। 243 में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं, मतलब ग्राम सभा की परिभाषा दी गई, ग्राम पंचायत की परिभाषा दी गई, मुखिया, वार्ड सदस्य क्या होता है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, ऐसी परिभाषाओं को दिया गया। 243A में क्या कह दिया गया कि ग्राम सभा की शक्तियां क्या होंगी, व्हाट आर द पावर ऑफ ग्राम सभा। याद रखिएगा, ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, किंतु यह कहा गया कि ग्राम सभा की शक्तियां क्या होंगी वो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा तय किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट, राइट। फिर 243B में ये, इसमें क्या कहा गया? तो पंचायतों के गठन से संबंधित बातें की गई। कहा गया कि प्रत्येक राज्य में पंचायतों के गठन किए जाएंगे और वैसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, जनसंख्या क्या होगी? 20 लाख से कम है, वहां पर 3 स्तर के जगह 2 स्तर के पंचायत भी बनाए जा सकते हैं। तो पंचायतों के गठन से संबंधित बात 243B में किया गया। 243C में क्या कर दिया गया? तो पंचायतों का की संरचना कैसी होगी, स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायत। तो इसमें क्या बात की गई? सबसे पहली बात कि त्रिस्तरीय होगी, गांव के लेवल पे, प्रखंड के लेवल पे, जिला के लेवल पे। गांव के लेवल पे जो होगा उसको आप ग्राम पंचायत कहेंगे, राइट। जो प्रखंड लेवल पे होगा उसको आप पंचायत समिति कहोगे, राइट, है ना, पंचायत समिति कहोगे। जो जिला स्तर पे होगा उसको जिला परिषद कहोगे, याद रखिएगा। 3, और ग्राम पंचायत के हेड को मुखिया, है ना, पंचायत समिति के हेड जो प्रखंड स्तर पर होगा उसके हेड को प्रमुख, और जिला परिषद के हेड को अध्यक्ष कहा जाएगा। ये सब बातें कहा गया इसमें। और याद रखिएगा, जो स्ट्रक्चर जो भी होगा पंचायती राज संस्थाओं का, इससे रिलेटेड प्रोविजन कौन बना सकता है? तो विधानसभा बना सकता है। देखिए ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए ज्यादातर जगहों में राज्यों को ही ताकत दी गई है, ठीक है। और प्रत्येक पंचायत को वार्ड में बांटा जाएगा। इस वार्ड को हिंदी में कहते हैं क्या? तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा, वो जिसको वार्ड कहेंगे। और यहां से जो सदस्य चुन करके आएंगे उसको वार्ड पार्षद या वार्ड सदस्य कहा जाएगा। इनका चुनाव देखिए, ये तीनों ही लेवल पे, ग्राम पंचायत को भी वार्ड में बांटा जाएगा, पंचायत समिति को भी और जिला परिषद को भी। और तीनों ही लेवल के जो वार्ड होंगे, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, यानी आम जनता उनको चुनेगी, राइट, याद रखिएगा। और क्या कहा गया कि जो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होगा उसको भी आम जनता, यानी ये भी डायरेक्टली इलेक्टेड होगा, प्रत्यक्षतः निर्वाचित होगा, आम जनता चुनेगी। किंतु प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष, इन दोनों के जो वार्ड सदस्य हैं वो चुनेंगे, यानी ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे,
आम जनता नहीं चुनेंगे, इनका चुनाव कैसे होगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। और कौन करेगा, तो पंचायत समिति के जो वार्ड सदस्य हैं ये डायरेक्टली चुने जाएंगे वार्ड सदस्य, और जिला परिषद के जो वार्ड सदस्य हैं इनके द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर दिया गया कि जो मध्यवर्ती और जो जिला स्तर है, यानी जो पंचायत समिति और जो जिला परिषद है, यहाँ पे संबंधित क्षेत्र में जो भी एमएलए और एमपीज आएंगे उनका भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, उनको भी रिप्रेजेंटेटिव, उनका मेंबर होगा, यानी पदेन सदस्य होगा जिला पंचायत समिति और जिला परिषद का। अपवाद क्या होगा इसका, तो केरल में ऐसा नहीं है, एमएलए और एमपीज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है पंचायत समिति और जिला परिषद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 243D है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए याद रखिएगा, इसमें पंचायतों में आरक्षण संबंधित प्रावधान दिया गया है। अब देखिए इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, आरक्षण जो दिया हुआ है वो SC ST को दिया गया है, तो ये जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है, राइट। महिला को दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, संविधान में कहा गया कि मिनिमम 1/3 आरक्षित होगा। अब कई राज्यों ने इसको 50% तक दे दिया है, जैसे झारखंड में भी 50% आरक्षण है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण कई राज्यों में है, कई राज्यों में नहीं है। इस बार झारखंड में जो चुनाव हुआ वो बिना ओबीसी आरक्षण का हुआ, उस पर विवाद भी था, कई और राज्यों में भी विवाद है। इसी YouTube चैनल पे ओबीसी आरक्षण जो पंचायतों में क्यों नहीं हुआ, क्यों होना चाहिए, क्या है दोनों पक्षों की बातें, इसी YouTube चैनल में एक वीडियो इसको लेकर के बनाया गया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत अच्छा कंटेंट है, आप एक बार देख लीजिएगा कि। और लेकिन ये कहा गया कि ओबीसी आरक्षण देना है या नहीं देना है, देना है या नहीं ये राज्य तय करेंगे, ठीक है ना, ये स्टेट तय करेगा। लेकिन क्या इसमें विवाद है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंटरवेंशन किया, इन सब चीजों को आपको देखना है, समझना है। आप इसी चैनल में एक वीडियो इसका है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब सीधा सीधी बात एक लाइन में आपको कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नौकरियों में जो 27% आरक्षण है नौकरियों में, ये दूसरी चीज है, और पंचायत या लोकसभा राज्यसभा ये दूसरी चीज है। इसलिए पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को डायरेक्ट 27% आरक्षण के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, उस तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। पूरा डिटेल जानने के लिए इसी चैनल में, इसी में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा जाकर के। झारखंड में पंचायत इलेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो है जिसमें ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, क्यों देना चाहिए, बिना ओबीसी आरक्षण दिए भी राज्य, क्योंकि तय राज्य करेगा ना, तो अगर ओबीसी आरक्षण नहीं भी देगा तब भी वो चुनाव करवा सकता है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं करेगा उसमें। फिर देखिए 243E, इसमें क्या दिया गया है, तो अच्छा दूसरी बात, कुछ और बातें यहाँ पे जानिए। ये जो जनसंख्या और ये जो है ना, ये इसमें रोटेशन सिस्टम लागू होता है। रोटेशन सिस्टम मतलब अगर इस बार कोई पंचायत आरक्षित है तो अगली बार दूसरा होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि अब महिलाएं केवल जिस 50% पे आरक्षित है वही महिला थोड़ी है, पूरे राज्य के हर पंचायत में महिला है, तो केवल उसी पंचायतों को की महिलाओं को लाभ क्यों मिले, इसलिए फिर अगली बार में अगले दूसरे पंचायतों में महिला आरक्षण दे दिया गया या SC ST आरक्षण दे दिया गया, इसीलिए रोटेशन सिस्टम यहाँ पे याद रखिएगा। अच्छा, इसके लिए कार्यकाल भी तय किया गया है ये SC ST आरक्षण के लिए कि कब तक, तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में जो SC ST आरक्षण बना रहेगा जब तक के लिए, वही कार्यकाल यहाँ पे सेट कर दिया गया है, ठीक है। कार्यकाल इसका पंचायतों का तो सामान्यतः 5 वर्ष, किंतु 5 वर्ष के पहले भी इसका विघटन हो सकता है। और अगर मान लिया जाए विघटन हो गया और बचा हुआ कार्यकाल जो होगा उस पर 2 पॉइंट आ सकता है, क्या क्या, एक तो या तो ये बचा हुआ कार्यकाल 6 माह से ज्यादा है या तो ये 6 माह से कम है। तो अगर 6 माह से ज्यादा है तो 6 माह के अंदर में दोबारा केवल इस पंचायत में चुनाव कराए जाएंगे, और जो बचा हुआ कार्यकाल है उतनी ही देर तक के लिए वो चुनाव होगा, ताकि जब पूरे राज्य में चुनाव होगा तो फिर यूनिफॉर्मिटी के साथ चुनाव होते रहे। समझ में आ रही बात ना। और अगर 6 माह से कम कार्यकाल बचा हुआ है तो ऑलरेडी तो 6 माह के अंदर में पूरे राज्य में चुनाव होना है, तो उसी टाइम में हो जाएंगे। तो फिर से एक बार 6 माह से ज्यादा कार्यकाल बचा रहेगा, मान लीजिए 2 साल कार्यकाल बचा रहेगा, तो दोबारा वैसी वक्त चुनाव कर दिया जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ कार्यकाल है उतनी ही देर के लिए वो चुनाव होगा, ताकि फिर से जब पूरे राज्य में चुनाव होगा तो सारे पंचायतों का एक साथ हो जाए। अगर ऐसा नहीं करता, अगर वो फिर से 5 साल पूरा करता तो एक दिन ऐसा आता कि हर दिन कोई ना कोई पंचायत में चुनाव कराना पड़ता है ना। इसीलिए यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए ही नया जो नवनियुक्त जो पंचायत है वो काम करेगा, राइट। आगे बढ़िए 243F, इसमें सदस्यता हेतु जैसे मान लीजिए
एज ग्रुप कितना होता है जी, ये उम्र कितनी होती है पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए? 21 वर्ष, याद रखिएगा। ऐसी कुछ चीजें हैं। 243G, इसमें पंचायतों की विभिन्न शक्तियों के बारे में जिक्र है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर देखिए 243H, इसमें पंचायतों को टैक्स लगाने की ताकत दी गई है। 243I, तो राज्य वित्त आयोग के बारे में बात किया गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन। 243I एक संवैधानिक संस्था, और ये पंचायतों के सुदृढ़ वित्त हेतु सुझाव देता है, ठीक है। उसी प्रकार 243J, तो पंचायतों का लेखा परीक्षा होगा, अकाउंटिंग होगा कि आपने जो खर्च किया है वो कैसे किया है, क्या नहीं किया है। 243K, राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसका मतलब 243I जो राज्य वित्त आयोग है और 243K राज्य निर्वाचन आयोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी क्या करता है, राज्य निर्वाचन आयोग केवल और केवल क्या करता है, तो पंचायत चुनाव करते हैं, याद रखिएगा, पंचायत चुनाव। झारखंड में जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो 1 सदस्यीय है, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये चुनाव आयोग, जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, जो MLA MPs के चुनाव को करवाती है या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को कराता है, उससे बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है राज्य निर्वाचन आयोग, ये एकदम डिफरेंट है, ठीक है। फिर 243L, तो भाग, इसमें ये दे दिया गया कि भाग 9, यानी ये जो बात हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो राज्यों के साथ साथ यूटीज में भी एप्लीकेबल होंगे। कहां होंगे, तो यूटीज में भी इनको इम्प्लाई किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर 243M में कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर भाग 9 लागू नहीं होगा। कौन कौन सी वो जगह है जरा वो देख लीजिए। तो एक है अनुसूचित क्षेत्र, जो जिसको आप शेड्यूल्ड एरिया कहते हैं, 244(1) के तहत होता है। एक होता है ये 5वीं अनुसूची के तहत जो हो रहा है ना, याद रखिएगा, उसको अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। फिर एक ट्राइबल एरियाज 243 क्लॉज 2 जो है, 244 क्लॉज 2 जो उसके तहत, ये 6ठी अनुसूची के तहत हो रहा है। ये एक्चुअली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है ना, बस यही 4 राज्यों के संदर्भ में जो अनुसूचित क्षेत्र है उसको जनजाति क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं आप नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, यहाँ पर ये लागू नहीं है। मणिपुर के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं है। यहाँ ऑलरेडी कुछ न कुछ स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं होती हैं, इस वजह से लागू नहीं है। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला में लागू नहीं है। तो ये सब वो जगह है जहां पर भाग 9 लागू नहीं होता। प्रश्न पूछ सकता है आपसे, यानी पंचायतों से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए, कुछ विभिन्न राज्यों की जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उससे संबंधित कुछ बातें, जैसे बहुत ऐसे राज्य जहाँ पे केवल एक स्तर के पंचायत आपको मिलेगा, केवल ग्राम पंचायत है। कहाँ? केरला, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 2 स्तर के पंचायत मिलेंगे, पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, जिला परिषद नहीं है। जैसे असम हो गया, उड़ीसा हो गया, MP हो गया, कर्नाटक, हरियाणा। कई जगह त्रिस्तरीय है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। ज्यादातर राज्यों में आपको त्रिस्तरीय मिलेगा। अच्छा, एक ऐसा भी राज्य है जहाँ पे 4 स्तरीय है, यानी इधर तीनों होगा। कौन कौन? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और इसके अलावा एक आंचलिक परिषद भी इसके यहाँ मिलेंगे आपको, और वो है पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा, है ना, केरल, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। अब इस वीडियो में इतना ही। एक बार जाते जाते फिर से आपसे अपील कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा, और आप मेरे ऑनलाइन ऐप में आकर के मुझसे दूर बैठे जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।